दोस्तों नमस्कार। मैं राजसेन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है राजसेन इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों आज हम आपके बीच शेक्सपियर महोदय जी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है रोमियो एंड जूलियट। दोस्तों आप सभी ने इस प्ले के बारे में सुना ही होगा। दोस्तों ये यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट प्ले है। तो दोस्तों इस प्ले के बारे में हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में। दोस्तों ये क्योंकि ये एक ट्रेजिक प्ले है और ये इटली के एक शहर है जो है वेरोना की एक प्ले है, वहाँ से लिया गया है ये कहानी। दोस्तों वहाँ एक कहा जाए तो ये कहानी दो परिवारों का आपसी झगड़े के बीच में जो पनपने वाला प्यार था उसी के संबंध में ये कहानी है दोस्तों। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोमियो के परिवार के बारे में। तो रोमियो के परिवार के हेड थे उनके पिताजी जिनको लॉर्ड मॉन्टेग्यू के नाम से जानते थे, और दोस्तों उनके माताजी को लेडी मॉन्टेग्यू के नाम से जानते थे। और एक कैरेक्टर जो मैंने पहले ही बता दिया है रोमियो जो कि इन दोनों के पुत्र थे और इस प्ले के हीरो भी हैं। दोस्तों इनके परिवार में एक और व्यक्ति अटैच्ड हैं जिनको हम बेनेवोलियो के नाम से जानते हैं, जो कि कज़न है रोमियो का। और दोस्तों इसके परिवार का हिस्सा तो नहीं, लेकिन इनके परिवार से संबंधित एक अहम हिस्सा है मर्चिटो जो कि फ्रेंड है रोमियो के, बहुत ही अच्छे फ्रेंड है रोमियो के। तो दोस्तों ये हुआ इनके परिवार के बारे में। अब जानते हैं जूलियट के परिवार के बारे में। तो दोस्तों जूलियट के परिवार में सबसे पहले जो हम बात करेंगे कैपुलेट, जो इनके परिवार को कैपुलेट के नाम से जानते हैं। तो इनके परिवार में जो हेड हैं वो है जूलियट के पिताजी जिनको लॉर्ड कैपुलेट कहते हैं, और इनकी मम्मी जिनको लेडी कैपुलेट के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जैसे ही मैंने बता दिया है जूलियट जो कि हीरोइन है इस प्ले के। और दोस्तों इनके परिवार में एक और कैरेक्टर है जिनको हम टाइबल्ट के नाम से जानते हैं, जो कि कज़न है जूलियट का। दोस्तों इनके परिवार का सदस्य तो नहीं, लेकिन इनके परिवार के सदस्य से कम भी नहीं थी एक और कैरेक्टर जो कि नर्स के रूप में हम जानते हैं, जो एक सर्वेंट थी, नर्स थी, जो पर्सनल सर्वेंट थी जूलियट का। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उनके मम्मी से भी ज़्यादा उनका ख्याल रखा, उन्होंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। दोस्तों इन कैरेक्टर्स के अलावा हमारे पास कुछ और मेजर कैरेक्टर है जिनके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम उन मेजर कैरेक्टर के बारे में भी जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम और बात करें तो प्रिंस स्कॉलस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। प्रिंस स्कॉलस जो कि प्रिंस थे वेरोना के, वहाँ के राजा थे। अब दूसरा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और देख लेते हैं दोस्तों, रोजालिन भी बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो कि कैपुलेट फैमिली से अटैच्ड थी, और एक इम्पोर्टेंट रोल है इस प्ले में इनका। और एक और इम्पोर्टेंट रोल के रूप में हम देख सकते हैं फ्रायर लॉरेंस का, जो कि पादरी थे, प्रिस्ट थे एक चर्च में। और दोस्तों इनका जो कैरेक्टर है उस प्ले में बहुत ही अहम रोल निभाता है। और एक और माइनर कैरेक्टर है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका भी डिस्कशन हमें आगे देखने को मिलेगा। दोस्तों वो है फ्रायर जॉन का। फ्रायर जॉन एक वो भी पादरी थे फ्रायर लॉरेंस की तरह, लेकिन इनका कैरेक्टर उतना खास नहीं था। तो दोस्तों अब बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस प्ले के बारे में। दोस्तों ये बात है वेरोना की, जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया था ये कहानी इटली के एक शहर वेरोना के है। तो दोस्तों वेरोना में इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि दोनों परिवारों के सर्वेंट के बीच, मॉन्टेग्यू और कैपुलेट फैमिली के सर्वेंट के बीच में लड़ाई हो रही थी। तभी वहाँ पे बेनेवोलियो पहुँच जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है। फिर भी उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती है। तो
तभी उस लड़ाई के बीच में वहां के राजा भी पहुंच जाते हैं और राजा उन दोनों परिवारों को वार्न करते हैं कि अगर इसके बाद तुम्हारे बीच और ऐसा मैंने सुना तो ये आप दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों फिर वहां से ये दोनों को वापस भेज दिया जाता है, किंग भी अपने वापस आ जाते हैं। और फिर तब जैसे ही बेनेवोलियो अपना वहां वापस जाते हैं तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू उनसे पूछते हैं कि बेनेवोलियो, जब आप दोनों वहां लड़ाई हो रही थी तो हमारे शहजादे रोमियो कहाँ थे? तो वो उनको खुद को पता नहीं था बेनेवोलियो को कि रोमियो कहाँ थे। तो फिर उनको याद आया कि बेनेवोलियो कहाँ है, तो उससे जाके पूछा जाए। तो फिर ये बेनेवोलियो रोमियो के पास जाता है और रोमियो से पूछता है कि भाई तुम कहाँ थे और आजकल कैसे तुम्हारा मतलब हाल कैसे है, कहाँ डूबे रहते हो? तब फिर बेनेवोलियो उनको उस एक लेडी कैरेक्टर के बारे में बताता है जिसका नाम है रोजेलिन। और यहाँ पे दोस्तों जो रोमियो है वो रोजेलिन से वन साइडेड लव कर बैठा है। वो उनको चाहता है लेकिन उस मतलब हम कह सकते हैं कि रोजेलिन का कोई रिस्पांस नहीं है इसके लिए। तो ये सब सुन के बेनेवोलियो उसको बोलता है कि चलो देखते हैं कुछ भी मिल जाए तो। और दोस्तों मैंने एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में बताया था जो है मर्किशो, जो उसके बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो वो भी उनके पास आते हैं और फिर वो तीनों ऐसे ही घूमने के लिए निकल जाते हैं शहर में। तो घूमते रहते हैं। तो अब इधर इस फैमिली के बारे में बात करें तो यहाँ काउंट पेरिस इसके पास पहुंच जाता है लॉर्ड कैपुलेट के पास, और वो उसके पास एक प्रस्ताव रखता है कि वो उनकी पुत्री जूलियट से शादी करना चाहता है। काउंट पेरिस बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दोस्तों। काउंट पेरिस जो है किंग्समैन है राजा के दरबार में। तो राजा और ये किंग जो काउंट पेरिस है वो बहुत ही रिच आदमी है, बहुत ही धनवान है और दिखने भी अच्छे खासे हैं। तो ये उनके पास पहुंचता है। तो ये जो कैपुलेट है लॉर्ड कैपुलेट, वो बोलते हैं कि देखिए मैं इसका फैसला इतना जल्दी नहीं कर सकता और क्योंकि अभी जूलियट 13 वर्ष की थी। तो वो बोलते हैं कि आप एक काम करिए, शाम को आइए, हमारे यहाँ एक पार्टी है उसमें आप आइए, फिर हम वहाँ डिस्कस करेंगे कि क्या होगा। इससे आपको हमारे जूलियट भी देख लेगी और आप दोनों एक दूसरे को जान भी लोगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। फिर दोस्तों जूलियट की जो मदर है और नर्स है जूलियट को इसके बारे में काउंट पेरिस के बारे में बताता रहता है कि जो काउंट पेरिस ऐसे हैं वैसे हैं, पता नहीं कैसे कैसे हैं, बहुत उनके बारे में बढ़ा चढ़ा के बताते रहते हैं ताकि वो शादी के लिए मान जाए। दोस्तों फिर यहाँ के जो एक नौकर थे जिसको भेजा जाता है कि जाइए आप और ये पूरा शहर में इनविटेशन देके आइए इनको करके। और वो नौकर लिस्ट लेके तो निकल जाता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी उस बेचारे के साथ कि वो पढ़ नहीं पाता था। तभी वो लिस्ट लेके घूमते हुए इन तीनों दोस्तों के पास पहुंच जाता है और इन तीनों दोस्तों में को पूछते हैं कि भैया ये लिखा क्या है, मुझे बता दो। तो फिर तभी उस लिस्ट में उनको वो एक नाम दिख जाती है जो है रोजालिन का। और ये देखते ही रोमियो और उनके फ्रेंड ने डिसाइड कर लिया कि आज इस पार्टी में हमको भी जाना है। और दोस्तों इसी के साथ वो तीनों भी रेडी हो जाते हैं शाम के पार्टी में जाने के लिए। अब होता क्या है दोस्तों कि इन तीनों पहुंच जाते हैं पार्टी में बिना इनविटेशन के, मास्क पहन के घुस जाते हैं। अब बड़े लोगों की पार्टी है, अच्छे से चल रही होती है और उस टाइम पे क्या था कि मास्क पहन के जाना एक फैशन थी। तो इन तीनों ने भी मास्क पहन के वहां चला गया अंदर। अब दोस्तों टाइबल्ट जो कि मैंने बताया था वहां के बहुत ही अच्छे, अब कहा जाए उनका कजन है, जूलियट की कजन के रूप में है। तो टाइबल्ट जो है वो रोमियो को पहचान लेता है। तो और वो जैसे ही पहचान लेता है वो ये बात जाके कैपुलेट को जाके बताता है। लेकिन कैपुलेट बोलता है कि हमारे यहाँ भी पार्टी का माहौल है, अभी इसे खराब नहीं करते हैं, हम उसे बाद में देख लेंगे। अब दोस्तों होता क्या है
अब इन लोग पार्टी में घुस के देख रहे होते हैं, रोजालिन को सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक रोमियो की नज़र पड़ जाती है जूलियट पे, और वो देख के दोस्तों मानो तुरंत ही उनके प्यार में पड़ जाते हैं। मतलब उनको देख के उनका नज़र उन्हीं पे रख जाता है। अब वो रोजालिन को भूल ही गया, मानो वो तो जूलियट का एकदम से दीवाना हो गया। और दोस्तों पार्टी में ये दोनों, रोमियो तो जाके हाथ भी पकड़ लेता है पार्टी में, जूलियट की हाथ पकड़ लेता है और दोनों डांस भी करते हैं। अब यहाँ तक कि दोस्तों वो तो वहाँ उसको किस करने की भी कोशिश करता है। अब इससे साफ जाहिर है कि जूलियट भी कहीं ना कहीं उनसे प्रेम प्रसंग बनाने में समर्थ है, मतलब सहमति दे रही थी। अब बात यहाँ तक पहुँच गई तो फिर हुआ क्या कि इन लोगों ने पार्टी ख़त्म करते करते वहाँ से जैसे ही निकलने की कोशिश की, तो फिर दोस्तों पहला पहला जो होता है ना अफेक्शन, वैसे ही इनको भी था। तो इनसे रहा नहीं गया, फिर से मिलन की बात सोच लिए, और फिर इन लोग क्या किए, एक दीवार थी उस दीवार पे चढ़ गए और उनसे मिलने की कोशिश किए। फिर वो मिले और फिर एक दूसरे से किस विस किए और वहाँ से वापिस हो जाते हैं। फिर दोस्तों फिर हुआ क्या, उन लोग वहाँ से फिर निकले। अब ये उनके प्यार में बहुत ज़्यादा दीवाना हो गया था। तो इसके बाद में क्या किया, वो जो रोमियो था वो वापस आता है किसके पास, एक मैंने बताया था दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में, जो फ्रायर लॉरेंस है, जो कि प्रिस्ट थे। तो उनके पास आता है और उनको बोलते हैं कि मुझे इनसे प्यार हो गया है, क्या आप हमारी शादी करवा सकते हो, यानी क्या आप हमारे मिलन करवा सकते हो। तो अब फ्रायर लॉरेंस भी सोचने लगा, अरे यार कल तक तो इसको किसी रोजालिन से प्यार था, आज ये बोल रहा है कोई जूलियट से प्यार है। तो फिर ये बताता है कि वो जूलियट जो है वो इस कैपुलेट फैमिली का है और उससे है करके। तो फिर क्योंकि दोस्तों इनके दोनों परिवारों की दुश्मनी पूरे इटली में फेमस थी, पूरे वेरोना शहर में फेमस थी, तो ये कैसे होगा करके सोच के वो होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको वादा कर देते हैं कि चलो ठीक है मैं करवा दूंगा आप लोगों की शादी। फिर वो उनके नर्स को, जो थी मैंने बताया था कि नर्स उनके बहुत ही करीबी रही हैं, तो नर्स को के पास एक मैसेज भेजते हैं कि आप जूलियट से कहिए कि मैं यहाँ पे उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप उनको वहाँ लेके आइए। और दोनों पहुँच जाते हैं एक जगह पे, और जो फ्रायर लॉरेंस है वो इन दोनों की शादी भी करवा देते हैं। फिर इन दोनों वापस अपने अपने घर वापस हो जाते रहते हैं। तभी इन तीनों दोस्त जब वापस आ रहे होते हैं, मर्किचो, बेनवेलियो एंड रोमियो, तभी टाइबल्ट इधर से गुस्से से लाल होते हुए आता रहता है और रोमियो को लड़ाई के लिए उकसाता है। लेकिन रोमियो चूंकि अब ये जानता है कि वो जूलियट का कज़न है, तो उससे लड़ाई नहीं करना चाहता था। लेकिन अब इसमें से जो मर्किचियो है वो लड़ाई के लिए भिड़ गया उससे, और दोनों में फाइट होने लगी। तभी हुआ क्या कि जो टाइबल्ट था उसने उसको घायल कर दिया, मर्किचियो को घायल कर दिया अपने तलवार से। तो अब इसके कारण जो रोमियो था ये गुस्सा सहन नहीं कर पाया और फिर वो गुस्से में आकर उसको मार देता है। अब दोस्तों यहाँ पे उन्होंने एक उनके परिवार से एक मान के चलिए उनके कज़न को मार दिया। फिर उसके परिवार में ये बात जाती है तो कैपुलेट फैमिली में इस बारे में बहुत ही ज़्यादा वो फैल जाती है और ये बात किंग तक भी पहुंच जाती है कि रोमियो ने टाइबल्ट को मार दिया। तो दोस्तों राजा इस बात से बहुत नाखुश होते हैं और रोमियो को वार्न करते हैं कि तुम इस शहर से निकल जाओ, इसे यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ तुम्हारे लिए बैनिश है। तो वो फिर क्या करते हैं, फ्रायर लॉरेंस के पास मिलते हैं। तो फ्रायर लॉरेंस उसको सलाह देते हैं कि आप एक काम करो, आप मॉन्टुआ में जाओ और यहाँ क्या मुझसे जो हो सकता है मैं करूँगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों को मिलाऊंगा, तो मैं तुम्हारे मिलाने के बारे में सोचता हूँ। तो फिर वो क्या करता है, रोमियो मॉन्टुआ चला जाता है और मॉन्टुआ में इंतज़ार करते रहता है कि वो कब फ्रायर लॉरेंस का कोई मैसेज आए तो वो कुछ एक्शन ले। तभी इधर क्या देखते हैं गैस कि इनके परिवार में अब काउंट पेरिस से शादी करने के लिए जूलियट को बहुत प्रेशर दिया जाता है। लेकिन उनको भी क्या पता कि इसने तो शादी कर लिया है, लेकिन उनको भी पता नहीं था, तो इन लोग प्रेशर दे रहे थे
और ये है कि मान नहीं रही थी। तो फिर ये नर्स को लेके फ्रायर लॉरेंस के पास जाते हैं और बताते हैं कि मेरे घर वाले मुझे इनसे शादी करने के लिए बहुत फोर्स कर रहे हैं। तो फिर जो फ्रायर लॉरेंस है उनको एक सलाह देते हैं कि मैं आपको एक ड्रग दे रहा हूँ, एक दवाई दे रहा हूँ, ये दवाई आप खा लीजिए। इसे खाने के बाद आप 48 घंटे तक ऐसे लगेगा कि आप मर गए हो, लेकिन एक्चुअली में आप मरोगे नहीं, आप ऐसे ही बेहोशी की स्थिति में रहोगे। तो आप ये काम करना, ये ड्रग शादी के एक दिन पहले ले लेना। तो वो ड्रग लेके वापस घर आ जाती है। अब इनके घर में आके अपने मम्मी पापा से फिर बताती है कि मैंने आपके लिए, आपके साथ जो बुरा व्यवहार से बात किया, उतना समय शादी के लिए मना किया, उसके लिए सॉरी, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। फिर होता क्या है, उनके यहाँ शादी का माहौल बन जाता है और जैसे उनके जिस शाम शादी होने वाली रहती है, वो जो उनको दिया गया था, एक ड्रग दिया गया था, एक दवाई दिया गया था, उसको वो खा लेती है। और फिर होता क्या है दोस्तों, वो मरने की जैसा स्थिति में मतलब मरने की जैसा हो जाती है और मतलब इन्फेंट हो जाती है, बेहोश हो जाती है, जिनसे उनके परिवार वालों को लगता है कि अब ये मर चुकी है। फिर फ्रायर लॉरेंस वहाँ पहुँचता है और बोलते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, भगवान की यही मर्जी थी अब। लेकिन एक बात है कि जूलियट जहाँ भी होगी बहुत खुश होगी, ऐसा उनको संतावना देने के लिए कहते हैं। और फिर वहाँ से उनको ले जाके उनके जो फैमिली का एक टॉम्ब होता है, जो कब्र होता है, वहाँ ले जाके उनको कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ले जाते हैं। तभी काउंट पेरिस इस बात को दोनों को पता चल जाता है। जैसे काउंट पेरिस को भी पता चल जाता है कि जूलियट भी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो ये भी चाहता है कि अब उसका अंतिम दर्शन कर लिया जाए करके। वो भी पहुंच जाते हैं उनके कब्र पे। और इधर एक नौकर जो है मॉन्टेग्यू फैमिली का, वो जाके रोमियो को ये बात बता देता है कि भाई जो जूलियट है इस बात को लेके जाए। और एक बात और है दोस्तों, ये जो बात हुई थी इन दोनों के बीच में, फिर ये क्या बोला था कि दवाई खा लेना। जैसे फ्रायर लॉरेंस ने उनको बोला था कि दवाई खाओगे तो आप 48 घंटे के लिए ऐसे मरने जैसा लगोगे, लेकिन आप मरोगे नहीं। तो इस बात को अब रोमियो तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक और मैंने कैरेक्टर बताया था, फ्रायर जॉन, जो कि उनके दोस्त, मतलब मान के चलो ये भी एक प्रिस्ट थे। तो इनको बोलते हैं, लेकिन ये बहुत डरा हुआ है कि उनके पास जाने से, क्योंकि वो बेनिस भी है। और दोस्तों एक्चुअली में उनका डरने का एक और कारण था, मॉन्टुआ में उस टाइम क्या हुआ था कि फ्लैग फैला हुआ था, तो इससे भी वो डर रहा था और वो जाने से मना कर रहा था। फिर भी जब इन्होंने बताया कि ये दोनों की जिंदगी का सवाल है, तो वो ले तो जल लेता है लेकिन जाता नहीं है। तो फिर इससे रोमियो के पास होता क्या है दोस्तों, रियलिटी जो है वो उसके पास नहीं पहुंच पाता। लेकिन मॉन्टेग्यू फैमिली के एक नौकर जो है वो जाके बता देता है कि जो जूलियट है अब वो इस दुनिया में नहीं रही। तो वो भी ये सुन के बहुत हताश हो जाता है और वो वहां से तुरंत आता है कि जूलियट का एक बार लास्ट बार उसका चेहरा देख लूं। और दोस्तों आते आते होता क्या है, एक उनको दवाई की दुकान मिलती है, एक बहुत गरीब का दुकान रहता है, वहां से वो पॉइजन की बोतल उधार ले लेता है दोस्तों। मतलब उन्होंने जहर खरीद लिया। अब सच्चा प्यार होता है ना कि अब वो नहीं रही तो मैं क्या करूंगा, तो फिर वो ले लेता है, लेकिन मरने से पहले एक बार जूलियट को देखना चाहता था। तो फिर जैसे वो आया तो इससे पहले ही वो आ चुका था, काउंट पेरिस वहां आ चुका था। काउंट पेरिस जैसे ही रोमियो को वहां आते देखा तो वो अपने आप को हाइड कर लेता है, छुप जाता है वहीं कहीं। और दोस्तों रोमियो आता है तो उनके कब्र को जैसे तैसे खोद के बाहर निकालते हैं, जैसे मतलब निकालते रहता है और पूरा साफ कर लेता है। जैसे जूलियट को देखने वाला होता है, अचानक पीछे से काउंट पेरिस उस पर वार कर देता है। लेकिन रोमियो उससे भी लड़ने के मूड में नहीं था। रोमियो उनसे प्यार से बोलता है, भाई देख, तेरे मेरे बीच कोई बात है नहीं, तो मेरे तुझसे कोई लड़ाई नहीं है, मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी है। तो लेकिन फिर भी जो काउंट पेरिस था वो जिद ही कर रहा था, उससे लड़ाई ही कर रहा था। तो फिर रोमियो जो है गुस्से में आकर उसको भी मार देता है। और फिर जब देखता है कि रोमियो मरी पड़ी है, तो फिर ये भी करता है कि
अपना जो जहर लेके आया था उसको खा लेता है और ये भी वहीं मर जाता है। तभी थोड़ी देर बाद दोस्तों वहाँ पे फ्रायर लॉरेंस जो है वो पहुंच जाया रहता है, और फ्रायर लॉरेंस जैसे पहुंच गया होता है, फिर जैसे कि हम सबको पता था कि जूलियट एक्चुअली में मरी नहीं थी, उन्होंने एक ऐसे ड्रग लिया हुआ था जिससे लग रहा था कि वो मर गई है। तो अब जैसे वो अपने वापिस होश में आती है जूलियट, तो देखती है कि रोमियो तो मरा पड़ा है। तो फिर वो सोचती है कि उसको फिर फ्रायर लॉरेंस बताते हैं कि अभी बेटी ऐसा ऐसा हुआ जिसके कारण से रोमियो ने जहर खा के अपना जान दे दिया। तो ये देखती है कि पास ही में एक चाकू पड़ी होती है, उसे उठाकर ये भी अपने आप को मार लेती है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस कहानी का ट्रेजिक एंड होता है, और ये इस कहानी का बहुत ही दर्दनाक है। इसीलिए दोस्तों ये एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है जो कि लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। दोस्तों इस कहानी को इतना ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।